रात अभी नई थी, लेकिन काला पत्थर गांव अंधेरे में डूब चुका था। मानो रात खुद उस खौफ से डरी हुई थी जो उसके अंदर छिपा था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट उस भयानक खामोशी को तोड़ रही थी। एक उल्लू हूंटा, उसकी दर्द भरी चीख सन्नाटे में गूंज उठी। अंधेरा सांसें रोके हुए था, इंतजार कर रहा था। पेड़ों से एक सर्द हवा चली, वो भूली हुई बातों की कहानियां फुसफुसा रही थी। कुछ बातें जो दफन ही रहना बेहतर समझते हैं, लेकिन कुछ कहानियां दफन होने से इनकार कर देती हैं। कुछ परछाइयां आजाद होने के लिए तरसती हैं। ऐसी ही एक रात थी ये, अमावस्या की रात। एक ऐसी रात जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। एक ऐसी रात जब मुर्दे जिंदों के बीच घूमते हैं। काला पत्थर नाम ही रूह कंपा देता था। ये गांव वक्त से कहीं खो गया था। हिमालय की दुर्गम वादियों में बसा ये जगह आधुनिकता से अछूती थी। दंतकथाओं में कहा जाता था कि इसके गर्भ में प्राचीन रहस्य दफन है। ऐसे राज जिनकी ग्रामीण ईर्ष्या से रक्षा करते थे। ग्रामीण बहुत अंधविश्वासी थे। वे अंधेरे के बाद गांव में घूमने वाली आत्माओं के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उन्होंने पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली के बारे में चेतावनी दी। ढहती दीवारों और खाली खिड़कियों वाली जो खाली आंखों की तरह दिखती थी। कहा जाता था कि उस पर श्राप है, एक दुष्ट शक्ति का साया है जो उन सभी की आत्माओं को ग्रहण कर लेती है जो संक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। हवेली गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित थी, एक बीते युग का प्रमाण। उसका भव्य अग्रभाग अब उपेक्षा और क्षय के वर्षों से ढका हुआ था। इसकी दीवारों में दरारें आ गई थीं और वे ढह रही थीं। इसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली आंखें थीं। मकड़ी के जाले प्रवेश द्वार को भयानक पर्दों की तरह लपेटे हुए थे। हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। एक सन्नाटा जो केवल हवा के झोंकों से ही टूटता था, क्योंकि यह टूटी खिड़कियों से सीटी बजाता था। कहा जाता था कि हवेली में एक बेचैन आत्मा का वास था। एक महिला की सदियों पहले उसकी दीवारों के भीतर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अमावस्या की रात को अब भी उसकी पीड़ा भरी चीखें सुनी जा सकती थी, उस सांत्वना की तलाश में जो कभी नहीं मिली। राहुल की जीप गांव के किनारे आकर रुक गई। लंबी यात्रा के बाद वह अपने अंगों को फैलाते हुए बाहर निकला। उसने कहानियां सुनी थी, बेशक प्रेतबाधित गांव और उसकी सड़कों पर घूमने वाली तामसिक आत्मा की कहानियां, लेकिन राहुल विज्ञान का आदमी था। परछाइयों और कानाफूसी की दुनिया में एक तर्क संगत दिमाग। वह भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह काला पत्थर में जवाब खोजने आया था, एक ऐसे रहस्य के जवाब जिसने उसके परिवार को पीढ़ियों से परेशान किया था। पहाड़ी पर बनी उस पुरानी हवेली से जुड़ा एक रहस्य। जैसे ही उसने उस भव्य संरचना पर अपनी निगाहें गड़ाई, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह पहाड़ की ठंडी हवा थी या यह कुछ और भयावह था? मुझे सच्चाई का पता लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, मानो अपने राज्य उजागर करने से हिचकिचा रहा हो। राहुल हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी हुई थी। चांदनी दीवारों की दरारों से झनकर फर्श पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। वह बाहर हवा के गरजने की आवाज सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम फुसफुसा रहा हो, या यह उसकी कल्पना थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। अचानक उसे एक आहट सुनाई दी, एक धीमी, लगभग अश्रव्य फुसफुसाहट। वह रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने कान फाड़े और कोई आवाज सुनने की कोशिश की। सन्नाटा छा गया। राहुल ने अपनी खोज जारी रखी। वह एक लंबे धूल भरे गलियारे के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में फर्नीचर का एकमात्र टुकड़ा एक बड़ा अलंकृत दर्पण था। उम्र के साथ इसका सोने का पानी चढ़ा हुआ फ्रेम धूमिल हो गया था। शीशा बादल और सुस्त था। ये क्या जगह है? उसने अपना हाथ उसकी सतह पर फेरा, जिससे धूल में निशान बन गए। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। वह कसम खा सकता था कि उसने प्रतिबिंब में गति की एक झिलमिलाहट देखी।
उसके पीछे खड़ी एक आकृति की एक क्षणभंगुर झलक। वह घूम गया पर कमरा खाली था। वो अकेला था या था? हवेली के एक धूल भरे कोने में राहुल को एक पुराना संदूक मिला जिसकी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी और सड़ी हुई थी। उसने भारी ढक्कन को उठाने के लिए संघर्ष किया। उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो रहा था। अंदर पीले रंग के चर्मपत्र और मोथ ईटन कपड़े के बीच एक किताब रखी थी। चमड़े से बंधी इसकी पन्नों पर अजीबोगरीब निशान और प्राचीन लिपि अंकित थी। मुझे यहाँ क्या मिला है? जैसे ही उसने ध्यान से किताब उठाई, हवा में एक पुरानी गंध भर गई। यह एक ऐसी गंध थी जो भूले हुए समय और प्राचीन रहस्यों की बात करती थी। वह भुरभुरी पन्नों को पलटने लगा। लिपि अपरिचित थी, लेकिन वह शब्दों के भीतर निहित शक्ति को महसूस कर सकता था। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह परछाइयों की किताब थी, जादू की किताब। जादू। 8वां भाग, परछाई का आलिंगन। अमावस्या की रात राहुल हवेली लौट आया। प्राचीन पुस्तक से प्राप्त ज्ञान से लैस होकर उसने उस सत्ता का सामना करने की कोशिश की जो उसके हॉल में भूतिया थी। वह मुख्य हॉल के केंद्र में खड़ा था, उस मंत्र का जाप कर रहा था जिसे उसने याद किया था। हवा में ऊर्जा की दरार आ गई। कमरे में परछाइयां लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत होती थी, मानो जीवित हो। वह महसूस कर सकता था कि एक अनदेखी उपस्थिति करीब आ रही है। उसकी बर्फीली सांस उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर रही है। वह मंत्रोच्चारण जारी रखा। उसकी आवाज मजबूत होती गई। यही तो था सच्चाई का क्षण। लेकिन जैसे ही मंत्र के अंतिम शब्द उसके होठों से निकले, कुछ गलत हो गया। परछाइयां उस पर आच्छादित हो गईं, उसे अपने ठंडे आलिंगन में ले लिया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में समा गई। उस क्षण राहुल का भाग्य मुहरबंद हो गया। 9वां भाग, काला पत्थर में दहशत का माहौल। अगली सुबह जब ग्रामीण जागे तो सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। गांव की एक बार परिचित आवाजें गायब हो गई थी। उनकी जगह एक दमनकारी सन्नाटा ने ले ली थी जो हवा में कफन की तरह चिपकी हुई थी। ग्रामीण आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ की रेखाएं उभर आईं। कुछ तो गड़बड़ थी। उनकी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि तब हुई जब एक ग्रामीण का शव मिला। सारा जीवन खत्म हो गया था। उसके चेहरे पर दहशत का भाव जम गया था। फुसफुसाहट चीख में बदल गई। हवेली की आत्मा वापस आ गई थी और इस बार ये प्रतिशोध की प्यासी थी। 10वां भाग, एक नया चांद उगता है। जैसे जैसे हर अमावस्या आती गई, वैसे वैसे दहशत भी बढ़ती गई। वह सत्ता अब हवेली में ही सीमित नहीं रही, अब वह गांव की गलियों में घूमती थी। एक एक करके ग्रामीणों की आत्माओं का दावा करना। हर शिकार जीवन से खाली पाया गया। उनके चेहरे दहशत से विकृत थे। ग्रामीण एक बुरे सपने में फंस गए थे। मदद की उनकी गुहार अनुत्तरित रही। बाहरी दुनिया उनकी दुर्दशा से बेखबर रही। काला पत्थर कट गया था, अपनी दूरदर्शिता से अलग थलग और भय में डूबा हुआ। गांव, जो कभी साधारण सुखों और परंपराओं का स्थान था, अब एक शिकार स्थल था। 11वां भाग, साया रहता है। काला पत्थर गांव के लोग गायब हो चुके थे। एक समय हंसी और जीवन की आवाजों से गुलजार रहने वाला गांव अब भयानक रूप से खामोश था। केवल हवा के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि यह खाली सड़कों से होकर गुजरती थी। इसकी फुसफुसाहट अपने साथ एक ठंडा संदेश लेकर आ रही है। साए अभी भी बने हुए थे। कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं होता है, बस ढीले सिरे जो बंधने से इनकार करते हैं। परछाइयों की फुसफुसाहट और भय की गूंज। ग्रामीणों का भाग्य उस अंधेरे की भयावह याद दिलाता है जो दुनिया के किनारों पर छिपी हुई है। मुक्त होने के मौके की प्रतीक्षा में काला पत्थर की कहानी जीवित रही। कैंप फायर के आसपास फुसफुसाई गई एक भयावह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अज्ञात में बहुत दूर जाने की हिम्मत करते हैं। कुछ रहस्यों के लिए बेहतर है कि उन्हें दफन ही रहने दिया जाए। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं, पर साए